अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। सॉरी, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स या मॉडर्न फिजिक्स में बैरियर टनलिंग क्या होती है या स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारे पास एक बॉल है, और उस बॉल को आप थ्रो करते हो एक वॉल की तरफ, एक दीवार की तरफ, तो क्या चांस है दीवार से टकराने के बाद? ऑब्वियसली 100% हम अश्योर हैं कि दीवार से टकराने के बाद वो बॉल रिबाउंड होगा और रिबाउंड होकर वापस आएगा, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या उन पार्टिकल्स के लिए जो जिनका मास बहुत ही कम होता है, द पार्टिकल्स विद वेरी स्मॉल मास लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज और जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके मासेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है जी। ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम इसी तरह का अगर कोई बैरियर बना लें, जिस तरह दीवार एक बैरियर था क्लासिकल मैकेनिक्स में एक गेंद के लिए, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम किसी पार्टिकल के लिए, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए अगर हम इसी तरह का एक बैरियर बना लें, मिसाल के तौर पर हम पोटेंशियल बैरियर बना लें, तो जब इलेक्ट्रॉन उस पोटेंशियल बैरियर को फेस करेगा, उस पोटेंशियल बैरियर के साथ टकराएगा, तो क्या चांस है कि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगा या इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करके दूसरी साइड पर वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स में इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो किसी पोटेंशियल बैरियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मौजूद होता है, ये चांस बिल्कुल मौजूद होता है कि वो पार्टिकल्स उस बैरियर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, उस बैरियर के थ्रू टनल कर सकते हैं, लीक हो सकते हैं और दूसरी साइड पर ट्रांसमिट भी हो सकते हैं, और रिफ्लेक्ट तो वो यकीनन होंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम किसी ऐसे पार्टिकल को, उसका बिहेवियर देखेंगे जब वो किसी पोटेंशियल बैरियर के साथ स्ट्राइक करेगा, तो हम देखेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि वो पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, और किस तरह से हम उस चांस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल उस बैरियर को पेनिट्रेट कर जाएगा। तो लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स वाले बैरियर की तरह ये फिजिकल बैरियर नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल बैरियर है, ये एनर्जी है, और यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को लिया है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी विड्थ है L, और इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी है V0। अगर तो हमारे पार्टिकल की एनर्जी इससे कम होगी तो वो इस रीजन में जब इससे टकराएगा तो वो इस रीजन में दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर हमारे पार्टिकल की एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा होगी या इसके बराबर होगी तो फिर वो इस बैरियर को टनल करेगा, इस बैरियर को वो क्रॉस कर लेगा और दूसरे रीजन में यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर इस बैरियर के ऊपर x क्या है, 0 है, और इससे पीछे पीछे x लेस देन 0 है, और इससे आगे आगे x इज ग्रेटर देन 0। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा? तो उसके लिए हम जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स का मोशन है या पार्टिकल का जो बिहेवियर है, एवरीथिंग अबाउट द पार्टिकल्स, वो हम किससे मालूम करते हैं? हम मालूम करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन और ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल हम फाइंड करते हैं विद न्यूटन लॉज। तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल की स्टेट, पार्टिकल का बिहेवियर, उसकी वेलोसिटी वगैरह, वो सारा कुछ हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चों, हमें क्या करना है? हमें इस पार्टिकल के लिए जो इस पोटेंशियल बैरियर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, हमें इस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। और कौन सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? यहाँ पर हम लिखेंगे श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो बच्चों, रीजन 1 और रीजन 2 में इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर पार्टिकल की कुछ एनर्जी की बाउंड्री कंडीशंस को भी डिफाइन कर देते हैं। इस रीजन में व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन V0, हमने कहा वो पेनिट्रेट कर जाएगा, और व्हेन एनर्जी इज लेस देन V0 तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ बाउंड्री कंडीशंस हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। बच्चों, इस रीजन में जो Vx है हमारे पास, ये वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 होगी फॉर x लेस देन 0, ठीक है, यहाँ पर इस रीजन में, और ये पोटेंशियल एनर्जी V0 के बराबर होगी अगर x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो, यानी कि इस बैरियर तक आने तक या इस बैरियर को क्रॉस अगर हमारा पार्टिकल करेगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? V0 होगी। क्लियर हो गया? तो अब हम लिख लेते हैं जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास है जी -h कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर
ओवर डी एक्स स्क्वेयर साई वन, इस रीजन की बात के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन होगा वो साई वन होगा, प्लस वी एक्स साई वन इज इक्वल टू ई साई वन। बच्चों इस रीजन में वी एक्स क्या है, जीरो, तो यहाँ वी एक्स जीरो पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर साई वन ओवर डी एक्स स्क्वेयर और इज इक्वल टू ई साई वन। अब इक्वेशन के दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m है, ठीक है, या अगर हम इसको उधर ले जाएं तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई साई वन और यहाँ पर रह जाएगा डी स्क्वेयर साई वन ओवर डी एक्स स्क्वेयर। बच्चों ये वैल्यू माइनस इधर ले आए प्लस हो जाएगी, ये बन जाएगा डी स्क्वेयर साई वन ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई साई वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, मैस, ठीक है, एच कट और एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये जो कांस्टेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर इन कांस्टेंट को हम सेट कर लें इक्वल k1, ठीक है, तो k एक कांस्टेंट है, k1 स्क्वायर के बराबर रख लें इसको, तो k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ओवर एच कट स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा d स्क्वायर साई वन प्लस डी स्क्वायर साई वन ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई वन इज इक्वल टू जीरो, और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ये हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी है फॉर रीजन 1। अभी हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है साई वन एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई माइनस आयोटा के वन एक्स। बच्चों अब सपोज कर लें कि ये पार्टिकल जो यहाँ पर आ रहा है मूव करते हुए, इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा। लेट्स सपोज कि जब ये इधर मूव करके आ रहा है तो इसका जो मोमेंटम है दैट इज एच कट k1, ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा, अगर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाता है तो ऑब्वियसली इसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जी माइनस एच कट k1। लेकिन अगर ये पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस कर लेता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है, तो फिर इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी एच कट k2, ठीक है। तो बच्चों एच कट k1 इसका मोमेंटम है, जब ये इसको हम इंसिडेंट मोमेंटम कह सकते हैं, और ये क्या है, मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल। तो ये हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम है एच कट k1 और रिफ्लेक्टेड पार्टिकल का मोमेंटम है माइनस एच कट k1। तो यहां पर ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है, इस सोल्यूशन के अंदर आपको दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक फैक्टर है ये और दूसरा फैक्टर है ये, ठीक है बच्चों। ये जो ए है ये है एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल, और इस तरह जो बी है ये भी एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का। बच्चों इसमें आपको k1 नजर आ रहा है और यहां पर आपको माइनस k1 नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन किसके लिए है, ये फंक्शन है हमारा, ये हमारे वेव फंक्शन का जो ये वाला पोर्शन है ये शो कर रहा है इंसिडेंट पार्टिकल को, और हमारे वेव फंक्शन का जो ये वाला पार्ट है ये शो कर रहा है रिफ्लेक्टेड पोर्शन को, ठीक है। तो दिस इज फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, और ये किसके लिए है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड पार्टिकल के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो कांस्टेंट है हमारे ए और बी, ये जो हमारे कोएफिशिएंट यहां पर आए हैं, इन कोएफिशिएंट की वैल्यू हम निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। अभी इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 2। इस इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, इस रीजन के लिए हमने ये सारा काम कर लिया है, अब यही सारा काम हम रीजन 2 के लिए करते हैं। तो हम अब अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं फॉर रीजन 2। तो वही दोबारा से हमारी इक्वेशन है जी जो पहले थी, माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर साई 2 ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी एक्स साई 2 इज इक्वल टू ई साई 2। बच्चों अब हमने साई 2 रखा है, रीजन 2 के लिए हमारा जो वेव फंक्शन है वो साई 2 है, और रीजन 1 के लिए हमारा जो वेव फंक्शन है वो साई 1 है। तो बच्चों जैसा हमने पहले किया, सबसे पहले तो यहाँ पर Vx की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस रीजन में जो Vx की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इस रीजन में हमारा जो Vx है ये इक्वल है V नॉट के। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर साई 2 ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस V नॉट
साई टू इज इक्वल टू ई साई टू। बच्चों जैसे हमने पहले किया, दोबारा फिर हम वही काम करेंगे। हम इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2m/h कट स्क्वायर से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे -2m/h कट स्क्वायर से। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा d² साई टू ओवर dx²। और जब ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2m/h कट स्क्वायर v0 साई टू इज इक्वल टू -2m/h कट स्क्वायर ई साई टू। बच्चों आप इस वैल्यू को यहाँ पर ले आए और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा d² साई टू ओवर dx² प्लस ई माइनस v0 इंटू 2m/h कट स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू 0। और जैसा हमने पहले किया था अभी फिर हम वैसा ही करेंगे। इस फंक्शन को, ये 2 है बच्चों, इस फंक्शन को, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इनको हम सेट कर लेते हैं एक कांस्टेंट के इक्वल। और वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, दैट इज k2 स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस v0 इंटू 2m/h कट स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करें तो ये हमारे पास आ गया d² साई टू ओवर dx² प्लस k2 स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू 0। बच्चों ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको नाम दे लें इक्वेशन 3 का। और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रही है इस रीजन में। जिस तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रही है इस रीजन में, ये इक्वेशन पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर रही है इस रीजन में। ठीक हो गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन हमारे पास है जी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास है जी साई टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट है जी c और e आयोटा k2x। दिस इज इक्वेशन 4। बच्चों इस इक्वेशन, अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस इक्वेशन में k2 आ रहा है और हमने कहा था कि k2 जो है h कट k2 ये पार्टिकल का मोमेंटम है रीजन 2 में। उस वक्त जब पार्टिकल ने इस बैरियर को क्रॉस कर लिया है, वो इस बैरियर के थ्रू टनल होकर दूसरे रीजन में पहुंच चुका है। तो यहां पर ये जो c है दैट इज ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ये जो a और b आए थे हमारे पास, ये क्या है, a क्या है, a हमारे पार्टिकल के इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रहा है, ठीक है, और b किसको शो कर रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्टिकल को, और c किसको शो कर रहा है, c शो कर रहा है ट्रांसमिटेड पार्टिकल को। तो बच्चों अब हमने बाउंड्री कंडीशंस को इस्तेमाल करके a, b और c हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज़, इन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। बच्चों एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 साई 1x इज इक्वल टू साई 2x। बच्चों जब x 0 है, यानी कि इस जगह पर जब पार्टिकल आकर इस बैरियर को स्ट्राइक करेगा, वी आर नॉट सर्टेन, हमें नहीं पता कि वो रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा। उसकी रिफ्लेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी मौजूद है और उसकी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है। इसलिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर बैरियर के ऊपर जो हमारे वेव फंक्शंस हैं वो इक्वली बिहेव करेंगे। तो साई 1 और साई 2 क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, तो साई 1 हमारे पास क्या है, साई 1 हमारे पास है जी ए ई आयोटा k1x और प्लस b e माइनस आयोटा k1x, और साई 2 हमारे पास क्या है, c e आयोटा k2x। और बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है। जब 0 पुट करेंगे तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा a प्लस b इज इक्वल टू c, एंड इसको हम क्या लेते हैं जी इक्वेशन 5। ठीक है बच्चों, एट x इज इक्वल टू 0 इन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, यानी कि d साई 1 एट x ओवर dx, ये बराबर होगा d साई 2 ओवर dx। तो x इज इक्वल टू 0 पे इन फंक्शन का, इन दोनों फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। तो बच्चों इसका भी डेरिवेटिव ले लें और इसका भी डेरिवेटिव ले लें। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा जी a, तो ऐसे ही आ जाएगा। और इसका डेरिवेटिव लें तो यहाँ से हमारे पास आएगा आयोटा k1 e आयोटा k1x, ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा k1 b इंटू ई माइनस आयोटा k1x,
और इसका डेरिवेटिव लें तो ये आएगा आयोटा k2c और e आयोटा k2x। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उनको हम कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो e x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, a बचेगा और साथ में k1 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा b और साथ में k1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा c और साथ में k2 बचेगा। हम जब x में 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अयोटा कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में अयोटा मौजूद है, तो जो अयोटा कॉमन लेंगे वो इस अयोटा से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच गया a k1 माइनस b k1 इज इक्वल टू c k2, और इसको हम कह लेते हैं जी इक्वेशन 6। तो अब हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 6 बन गई है जी, k1a, ठीक है जी, माइनस b k1 इज इक्वल टू k2c। बच्चों c की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 5 से देखें, c की वैल्यू क्या है a प्लस b, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पुट c इज इक्वल टू a प्लस b इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में जहां पर ये c आ रहा है, इस c की जगह हम पुट कर देते हैं a प्लस b। तो यहां तक जो सारा ये हमने किया है काम, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आप इसे कर लें, अगर आपने इसको नोट नहीं करना तो हम इसको अरेज कर देते हैं, और अरेज करके जो है वो हम आगे मूव करते हैं जी। तो बच्चों हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं, a k1 b सॉरी a k1 माइनस b k1 इज इक्वल टू c k2। तो हमने कहा कि c को पुट कर दें a प्लस b, तो हमारे पास आ जाएगा a k1 माइनस b k1 इज इक्वल टू c की जगह a प्लस b और साथ में क्या आ गया k2। बच्चों अब इसको हम लिख सकते हैं a k2 प्लस b k2 इज इक्वल टू a k1 माइनस b k1। अब आप ये करेंगे b को एक साइड पे कर लें, तो ये हमारे पास है जी b k2 और ये माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस b k1, और यहाँ पर बचा a k1, ये प्लस है इधर आके माइनस a k2। यहाँ से b कॉमन ले लें, हमारे पास बच गया k1 प्लस k2, और यहाँ से आप a कॉमन ले लें, ये बच गया k1 माइनस k2। हमें अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k1 प्लस k2 k1 माइनस k2 इंटू a। तो बच्चों ये हमने b की वैल्यू निकाल ली, ये हमारे पास इक्वेशन 7 बन गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज इक्वेशन 7। अब ये b की वैल्यू हमने पीछे पढ़ा है कि a प्लस b इज इक्वल टू c, और अगर हमने यहाँ से b की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी b की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अगर हमने यहाँ से c की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने अभी b की वैल्यू ये वाली निकाली है, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगा k1 माइनस k2 इंटू a ओवर k1 प्लस k2। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें तो c की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से निकल रही है, c की वैल्यू हमारे पास निकल रही है जी 2k1 ओवर k1 प्लस k2 और a, ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 8। लो बच्चों हमने अपने जो कोएफिशिएंट थे a b और c उनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, अब ये वैल्यूज़ हमने वापस उन इक्वेशंस में पुट करनी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन 2 हमारे पास आई थी साई 1x इज इक्वल टू a e आयोटा k1x प्लस b e माइनस आयोटा k1x। तो यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, तो साई 1x इज इक्वल टू a e आयोटा k1x प्लस b की जगह उसकी वैल्यू जो हमने निकाली है अभी अभी k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2 इंटू a और e आयोटा k1x। बच्चों ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 9। इसी तरह से जो साई 2 वाली इक्वेशन थी उसमें भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट विल बी 2k1 ओवर k1 प्लस k2 इंटू a e आयोटा k2x। ये हमारे पास इक्वेशन 10 बन गई। बच्चों अब इन इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि जो इक्वेशन 9 है, इस इक्वेशन में एक ये फंक्शन मौजूद है जो ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फंक्शन मौजूद है
सॉरी, ये फंक्शन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिडेंट वेव फंक्शन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन को। अब इन इक्वेशंस की मदद से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं जी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर ही नेक्स्ट हमने करना है, हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से जो रिफ्लेक्शन है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी बच्चों। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना। उसके लिए हमने जो अपना ओरिजिनल वेव फंक्शन था उसका जो सोल्यूशन था, तो हमारा जो ओरिजिनल वेव फंक्शन था उसको हमने लिख लिया है psi1 एंड psi2। इसमें हमने कहा कि जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन किसको शो कर रहा है? इंसिडेंट वेव फंक्शन को। ये किसको शो कर रहा है? रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को। और ये किसको शो कर रहा है? ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन को। तो इनको हम यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमें इनके साथ काम करने में आसानी हो। तो इंसिडेंट के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा आई डाल लेता हूँ। तो फॉर इंसिडेंट पार्टिकल द वेव फंक्शन इज ए e iota k1x। फॉर रिफ्लेक्टेड पार्टिकल में यहाँ पर छोटा सा r डाल लेता हूँ, b e माइनस iota k1x। एंड फॉर ट्रांसमिटेड पार्टिकल ये मैं छोटा सा t डाल लेता हूँ, वेव फंक्शन इज इक्वल टू c e iota k2x। बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स। तो रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? हम रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स की फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे इंसिडेंट फ्लक्स के साथ। अब फ्लक्स हमने कैलकुलेट कैसे करनी है बच्चों? फ्लक्स हम इस फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे साई स्टार साई, और ये हमारे पास v जो है ये वेलोसिटी ऑपरेटर है। तो इस फंक्शन की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फंक्शन की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स, ठीक है। इसमें ये जो v है इसको हम यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि मोमेंटम बराबर होता है mv के, p इज इक्वल टू mv। और यहाँ से p जो है ये बराबर होता है माइनस आयोटा एच कट करली बाय करली x। ये m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो v हमारे पास आ गया माइनस आयोटा एच कट ओवर m करली बाय करली x। तो यहाँ पर हम पहले रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन पार्टिकल, इंसिडेंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे थे पॉजिटिव x डायरेक्शन में। जब वो रिफ्लेक्ट हुए तो वो किस डायरेक्शन में जाएंगे? नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी हुई है, हमारे पार्टिकल आ रहे थे माइनस इन्फिनिटी से और रिफ्लेक्शन हुई है यहाँ से। और इस तरह जब वो हमारे जो इंसिडेंट पार्टिकल्स थे, सॉरी यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, इस तरह यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो, क्योंकि हमारे पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन से रहे थे और वो टकराए हैं यहाँ पर बैरियर से, ठीक है, और बैरियर से रिफ्लेक्ट हुए हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस नेगेटिव x डायरेक्शन में वो जा रहे थे। तो बच्चों फ्लक्स का जो हमारे पास रिलेशन है साई स्टार साई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साई स्टार साई और dx। बच्चों अब यहाँ पर साई किसकी बात हो रही है? बात हो रही है रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन की। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास है साई आर। अगर मैं साई स्टार लूँगा तो साई स्टार मेरे पास क्या आएगा? साई स्टार मेरे पास आएगा बी। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये जो स्टार है किसको रिप्रेजेंट करे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे ये माइनस आयोटा बन जाएगा प्लस आयोटा। तो जब आप इसका साई स्टार लेंगे तो ये हमारे पास माइनस आयोटा बन जाएगा प्लस आयोटा k1x, ठीक है। तो साई आर जो है वो इसके बराबर है और सिंपली साई जो है वो e माइनस आयोटा k1x के बराबर है। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज जो हैं हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो साई स्टार है वो हमारे पास है जी बी स्टार, ठीक है जी, ई आयोटा k1x। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर था
v, ठीक है। तो v की वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज एच कट ओवर, ये अयोटा नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा अयोटा m करली बाय करली x, और यहाँ पर आएगा साई, किसके लिए, रिफ्लेक्टेड के लिए। तो रिफ्लेक्टेड के लिए साई किसके बराबर है, ये बराबर है जी b इंटू ई की पावर माइनस अयोटा k1x। इस तरह से नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है इंसिडेंट पार्टिकल्स का फ्लक्स। तो इंसिडेंट पार्टिकल के लिए हमारा जो साई है वो ये है। तो पहले हमारे पास यहाँ पर आएगा साई स्टार, तो इसका अगर हम कंप्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आएगा a इंटू ई माइनस अयोटा k1x। उसके बाद यहाँ v की वैल्यू यही सेम वैल्यू एच कट ओवर अयोटा m करली बाय करली x, और यहाँ पर आ जाएगा a इंटू यहाँ पर साई ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास है e अयोटा k1x। ठीक है बच्चों, अब हम कर लेते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें ये b और b तो कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। यहां से बचेगा b स्क्वायर और यहां से बचेगा हमारे पास a स्क्वायर, और ऊपर बच्चों ये देखें e अयोटा kx तो पहले ही बाहर है, e अयोटा k1x तो पहले ही बाहर है, ठीक है। h कट ओवर अयोटा m ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो करली बाय करली x, इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा, e माइनस अयोटा k1x, ठीक है। और जब आप आगे फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस अयोटा k1। क्लियर हो गया। इस तरह से अगर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो नीचे भी हमारे पास ऐसा ही आएगा, e अयोटा k1x e माइनस अयोटा k1x, ठीक है। और जब इसका डेरिवेटिव होगा तो ये हमारे पास e अयोटा k1x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अयोटा k1x, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, इनको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है, इस तरह यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपली बचेगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आ गया है b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम b स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो b हमने पीछे कैलकुलेट किया था कहीं पर, तो b की वैल्यू हमारे पास आई थी बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास आई थी k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2, लेकिन यहाँ पर a भी था, यहाँ पर है b स्क्वायर, तो इन सब का भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास आ गया जी k1 माइनस k2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं जी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की या सिंपली ट्रांसमिशन की। बच्चों ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या होगा, T इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल डिवाइडेड बाय फ्लक्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो यहां पर क्या आएगी, ट्रांसमिटेड फ्लक्स और नीचे आएगा इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। तो बच्चों उसी तरह से फिर हम यहां पर वेव फंक्शन जो है, ट्रांसमिशन की बात हो रही है ऊपर, तो ट्रांसमिशन वाला वेव फंक्शन ये वाला वेव फंक्शन यूज करेंगे। यहां पर लिखेंगे साई स्टार साई। तो सिंपली अगर हम इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या आएगा, सी स्टार ई माइनस अयोटा k2x, और यहां पर v की वैल्यू आएगी, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, h कट ओवर अयोटा m, ठीक है जी, इंटू करली बाय करली x, और यहां पर हमारे पास सिंपली जो ट्रांसमिशन फंक्शन है, ठीक है जी, c इंटू ई अयोटा k2x। तो नीचे हमारे पास है वही इंसिडेंट, सेम वही फंक्शन ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो वही हमारे पास आएगा जी। ये फंक्शन हमारा जो है ये देखें, इंसिडेंट फंक्शन जो है वो a है हमारे पास, तो ये क्या आएगा जी, a स्टार e की माइनस अयोटा k2x इंटू एच कट ओवर अयोटा m करली बाय करली x a इंटू ई अयोटा k1 इंटू x। तो बच्चों इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का, ये हमारे पास आएगा जी रिजल्ट
K1, ऊपर हमारे पास बचेगा K2 और C² और नीचे बचेगा हमारे पास K1 इंटू A²। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम C की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और ये हमारे पास है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। बच्चों, ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन यानी कि R प्लस T, इट शुड बी इक्वल टू 1। अब इसका मतलब यह है कि अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, अगर ट्रांसमिशन ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, लेकिन इनका सम किसके बराबर रहेगा? जीरो के। अब ना तो रिफ्लेक्शन जीरो है और नॉन ट्रांसमिशन जीरो है। क्यों जीरो नहीं है? ट्रांसमिशन इसलिए जीरो नहीं है क्योंकि C इज नॉन जीरो, C जीरो नहीं है। इसी तरह से बच्चों A भी जीरो नहीं है और B भी जीरो नहीं है। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसिडेंट एम्पलीट्यूड को। B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड को। और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड को। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन भी होगी और ट्रांसमिशन भी होगी, लेकिन ये हो सकता है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो ट्रांसमिशन कम हो जाए, या रिफ्लेक्शन कम हो जाए ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाए। तो बच्चों ये जो ट्रांसमिशन है, हमारी ट्रांसमिशन डिपेंड करती है, ये देखें ट्रांसमिशन के अंदर K आ रहा है, तो ट्रांसमिशन डिपेंड करती है K के ऊपर, और K जो है ये कांस्टेंट है, और K के अंदर हमने जब K1 और K2 की वैल्यूज़ बनाई थी, अगर आपको याद हो तो K1 जो था हमारा, K1 या K2, ठीक है, इसमें हमारे पास मैस आया था, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एज कट। तो बच्चों K में आ रहा है मैस, इसका मतलब है कि हमारा जो K है वो डिपेंड करता है मैस के ऊपर। इसका मतलब है कि हमारी ट्रांसमिशन डिपेंड करती है मैस के ऊपर। बच्चों अब जूं मैस की वैल्यू कम करते जाएंगे, ठीक है, मैस की वैल्यू कम करने से K की वैल्यू कम होती जाएगी। जब K की वैल्यू कम होगी तो ट्रांसमिशन क्या होती जाएगी? ज़्यादा। तो जो हम मैस कम करेंगे ट्रांसमिशन ज़्यादा होती जाएगी, और जो मैस ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके साथ हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर स्टेप पोटेंशियल या फॉर पोटेंशियल बैरियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।